दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। आज क्या होगा? अब बात मत करो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जानो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आप समझोगे, पहले इधर ध्यान दोगे। जी सर, बात मत करो, अलग अलग बिठाऊंगा। कल लड़ रही थी, आज पास पास बैठी थी। चलो बात नहीं करोगे। मैंने तुम्हें दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बताया था। क्या था टाइम पीरियड? 1206 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत का समय होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के अगर मैं प्रारंभ की बात करूं कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ होगा, ये प्रारंभ माना जाएगा 1206 से। और किसकी मृत्यु के पश्चात? गौरी की मृत्यु के पश्चात। गौरी की मृत्यु के पश्चात, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ है वो गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ? तो गौरी की मृत्यु के पश्चात हुआ था। ठीक है, लिखना नहीं है, पहले समझ लो, लिखवा मैं दूंगा। अब देखो अगली बात बताते हैं। जो दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभ हुई है, पूछा जाएगा तुमसे दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो देखो सबसे पहले तो आएगा गुलाम वंश। क्या आएगा? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश 1206 में रहेगा और 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहेगा। 1206 से 1290 तक कौन सा वंश शासन करेगा? गुलाम वंश। गुलाम के बाद अगला जो वंश आएगा वो आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो शासन होगा वो 1290 से 1320 तक होगा। 1290 से 1320 तक कौन शासन करेगा? खिलजी वंश शासन करेगा। फिर देखो अगला वंश कौन सा होगा? तुगलक वंश। से बात मत करो, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो शासन होगा वो 1320 से 1414 तक रहेगा। 1320 से 1414 तक कौन सा वंश शासन करेगा? तुगलक वंश। उसके बाद देखो अगला जो वंश आएगा, अगला वंश आएगा सैयद वंश। कौन सा आएगा? सैयद वंश। सैयद वंश, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन करेगा। 1414 से 1451 तक कौन शासन करेगा? सैयद वंश। सैयद के बाद जो लास्ट वंश होगा वो होगा लोधी वंश। कौन सा होगा? लोधी वंश। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। और यहीं से 1526 पे मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुगल काल। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों। कितने राजवंशों ने? 5 राजवंशों ने शासन किया था। 5 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? 5 राजवंश थे। पूछा जाएगा 5 राजवंशों ने जो शासन किया था कितनी राजधानियां बनाकर शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने राजधानियां बनाई थी। देखो सबसे पहली राजधानी बनेगी दिल्ली सल्तनत की, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो सबसे पहली राजधानी बनेगी लाहौर। क्या बनेगी? लाहौर। पहली राजधानी होगी दिल्ली सल्तनत की लाहौर। फिर दूसरी राजधानी कौन होगी? दिल्ली। दूसरी कौन होगी? दिल्ली। और तीसरी राजधानी कौन होगी? तीसरी होगी आगरा। आगरा। और चौथी कौन सी होगी? चौथी होगी दौलताबाद। दौलताबाद। और दौलताबाद को ही क्या बोला जाता है? देवगिरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दौलताबाद को ही क्या बोला जाता है? देवगिरी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक राजधानी और बनेगी। 5 राजधानियां थी। एक राजधानी होगी
और वो होगी बदायूं। क्या होगी? बदायूं। और बदायूं को राजधानी बनाएगा इल्तुतमिश। कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। बदायूं। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल कितनी राजधानियां होगी दिल्ली सल्तनत की? 5 राजधानियां होगी। कितनी होगी? 5 राजवंशों ने 5 राजधानियां बना के दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, दिल्ली पर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो देखो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन होगा? गुलाम वंश। प्रथम राजवंश कौन होगा? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन होगा? गुलाम वंश। फिर अंतिम राजवंश कौन होगा? लोधी वंश। अंतिम राजवंश कौन होगा? लोधी वंश। अंतिम राजवंश कौन सा होगा? लोधी वंश। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश 94 वर्ष तक शासन करेगा। कितने वर्ष तक? 94 वर्ष। 94 वर्ष तक शासन करेगा। कौन सा? तुगलक वंश। सबसे कम समय की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश होगा खिलजी वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन होगा? खिलजी वंश। 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक शासन करेगा। 30 वर्ष। समझ रहे हो? बाकी इनमें से घटा लेना। जैसे देखो ये 84 वर्ष तक शासन करेंगे। कितने वर्ष तक? 84 वर्ष तक शासन होगा किसका? गुलाम वंश का दिल्ली में। ठीक है, 30 वर्ष तक खिलजी वंश का होगा, 94 वर्ष तक तुगलक वंश का होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 51। 4 गए, कितने बचेंगे? 7 और 37 वर्ष। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक। और ये कितने वर्ष तक होगा? 49 और 26, 55, 20, 75 वर्ष तक। 75 वर्ष तक इनका शासन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन बनने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से। बताओ अभी तुम अलग बैठो, इधर जाओ, तुम हटो इधर, तुम जाओ बात करो। हाँ इधर ध्यान दो ना। क्या बता रही हो उसे? बताओ। पता नहीं क्या पूछ रही है मुझसे। क्या पूछ रही है? बताइए आप इधर ध्यान देगा। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए कितना हुआ तो 1206 से 1526। 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। कितने? कितनी राजधानियां बनाकर? 5 राजधानियां थी। देखो वो लाहौर, बदायूं, दिल्ली, आगरा, दौलताबाद। ठीक है, 5 राजधानियां बनाकर। कितनी राजधानियां बनाकर? 5 राजधानियां बनाकर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का अगर मैं कहूँ प्रारंभ कब से माना जाता है तो 1206 में, और गौरी की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? गौरी की मृत्यु के बाद। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश। अंतिम कौन था? लोधी। सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश। सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश। किसने किया? खिलजी वंश ने। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो। फोटो खींचो। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो ऐसे ही लिखो जल्दी, लेकिन स्पीड से लिखना। ठीक है, स्पीड से लिखना। दिल्ली, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। आधा ला बनेगा। ठीक है, पूरा बना दिया है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 से गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाता है। गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाता है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो तभी अगले बढ़ते हैं।
ये बेसिक जानकारी है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। 5 राजधानियां, 5 राजवंश। हाँ देखो, एक पॉइंट और नहीं बताया, सबसे लंबे समय तक अगर मैं बात करूं राजधानी कौन रहेगी, तो दिल्ली रहेगी। सबसे लंबे समय तक राजधानी, सबसे लंबे समय तक राजधानी कौन रही, तो दिल्ली रही। सबसे कम समय तक अगर पूछे तो सबसे कम समय तक राजधानी दिल्ली की रही दौलताबाद। कौन रही, सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही दौलताबाद, सबसे कम समय तक। ये 2 पॉइंट भी बढ़ा लेना, ठीक है, जल्दी से। जल्दी लिखो, तेजी से। लिख लिया? कहाँ पे? गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाता है, ये लिखना है। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाता है, गौरी की मृत्यु के पश्चात माना जाता है, ठीक है। लिख लिया? राजधानी भी लिख लेना। हाँ, लिख लेंगे। अरे सब चीज लिखो। राजवंश 5 थे, राजधानियां 5 थी, 5 राजधानियां लिखो और लिख देना दिल्ली के अगले सबसे लंबे समय तक राजधानी रहेगी ये। और दौलताबाद के सामने लिख देना सबसे कम समय तक राजधानी रहेगी। दौलताबाद मात्र एक ही दिन रहेगी। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक ले जाएगा राजधानी तब दिल्ली से दौलताबाद, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाएगा तो फिर से वापस दिल्ली अच्छा, जानी यहाँ पे पड़ेगी। तो 4 ही लिखी है। तो एक वो बदायूं नहीं लिखी है पीछे, बदायूं नहीं लिखी है। ढंग से देखो तो प्लेसमेंट के रहेगा। तुमको तमिस बनाता है बदायूं को कुछ समय के लिए राजधानी, ठीक है। लिख लिया? चलो अब देखो, गुलाम वंश पढ़ेंगे पहले। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश। तो ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा अब तुम्हें। राजधानियां रहने दें। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी क्या? बहुत धीरे लिख रही है ना, ठंड लग रही है क्यों? मौसम ठंडा है ना। चलो देखो, डालो हेडिंग गुलाम वंश। गुलाम वंश देखो, ध्यान से बात बंद करो। गुलाम वंश, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड अभी मैंने बताया था 12 कब से था? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290
1290 तक, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर गुलाम वंश ने शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश में भी तुम्हें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है किसे, ऐबक को। किसे पढ़ना है, ऐबक को। इसका पूरा नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गद्दी पे बैठेगा 1206 में और 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब देखो समझो, पहले समझ लो, लिखवा मैं दूंगा अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस समझो। देखो अगर मैं बात करूं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है किसे, तो संस्थापक माना जाता है ऐबक को। किसे माना जाता है, ऐबक को। किसे माना जाता है, ऐबक को। अब बात आती है जो ऐबक था, ये ऐबक था कौन, तो देखो ये जो ऐबक था, ये ऐबक गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में ही तुम्हें बताया था, जब गौरी मध्य एशिया के अभियान पे जा रहा था 1206 में, तो वो अपना सारा साम्राज्य भारत में जितना भी जीता हुआ था वो सब ऐबक को सौंप गया था। किसे सौंप गया था, ऐबक को सौंप गया था। इस ऐबक ने क्या किया, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ऐबक को माना जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, देखो ये जो ऐबक था, ऐबक गौरी को बहुत मानता था, क्योंकि देखो गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, गौरी का ही तो गुलाम था ऐबक। जब ऐबक गौरी का गुलाम था तो ये ऐबक गौरी को बहुत मानता था, इसलिए ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक जो था दिल्ली की, जब ऐबक गद्दी पर बैठा, दिल्ली की नहीं लाहौर में बैठेगा, ऐबक गद्दी पे बैठेगा तो ये सिपह सलार, सिपह सलार एवं मलिक की उपाधि से गद्दी पर बैठेगा। किस उपाधि से, मलिक की। सिपह सलार और मलिक की उपाधि से गद्दी पर बैठेगा और सबसे पहले लाहौर को राजधानी बनाएगा ये अपनी। जिसे लाहौर में बैठेगा गद्दी पे, कहाँ बैठेगा, लाहौर की गद्दी पर बैठेगा। समझ गए, यानी कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसीलिए देखो ध्यान दो इधर, ऐबक को गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों नहीं धारण की थी, क्योंकि ऐबक गौरी को बहुत मानता था। आज जो भी था ऐबक, वो सब गौरी की वजह से था। तो ऐबक को ये लगता था कि अगर मैं सुल्तान की उपाधि धारण कर लूंगा तो मैं गौरी की बराबरी कर लूंगा। समझ गए, तो इसमें गौरी का अपमान होगा, तो उसे ये लगता था। इसीलिए ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और मेन वाली कुर्सी पे ऐबक नहीं बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। सिंहासन पर गौरी के जूते रखता था वो, और पड़ोस में कुर्सी डाल के शासन करता था। सिपह सलार या मलिक, यानी सिपह सलार का मतलब सुल्तान का सलाहकार। किसका सलाहकार, सुल्तान का। यानी कि उसकी नजरों में सुल्तान आज भी गौरी ही है, वो केवल सुल्तान के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। ना ही ऐबक ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसीलिए ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो अब अगला शासक इसके बाद बनेगा इसका गुलाम इल्तुतमिश। कौन बनेगा, इल्तुतमिश। जब गद्दी पर बैठेगा तो वो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, बगदाद के खलीफा से संवैधानिक रूप में। इसीलिए तो इल्तुतमिश को भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है, और विश्व का प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी को कहा जाता है, कि उसने भी बगदाद के खलीफा से लिखित में उपाधि ली थी संवैधानिक रूप से। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा इल्तुतमिश को। कैसे माना जाएगा, ये तो केवल संस्थापक माना जाएगा। अगर पेपर में आ जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था या गुलाम वंश का संस्थापक, तो ऐबक लगाना है। लेकिन अगर वास्तविक लग के आएगा तो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इसने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो ये सुल्तान ही नहीं बना, तो ये संस्थापक क्यों माना जाएगा, इसीलिए इसे संस्थापक नहीं माना जाता। समझ आया, तो पहले इतना लिखो, बोले देखो, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का संस्थापक
दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक को माना जाता है, ऐबक को माना जाता है, ऐबक को माना जाता है। ऐबक, ऐबक गौरी का, देखो ऐबक गौरी का, ऐबक गौरी का गुलाम एवं दामाद था, गुलाम एवं दामाद था, गुलाम एवं दामाद था। ऐबक गौरी का गुलाम एवं दामाद था। ये गौरी की मृत्यु के पश्चात, ये गौरी की मृत्यु के पश्चात, गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा व इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, व इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को बनाया व इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। नोट करके लिखो नई लाइन से एक पॉइंट, नोट करके लिखो नई लाइन से एक पॉइंट। वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। हाँ, थक गया। नई लाइन से नोट करके लिखो एक पॉइंट। बोले लिखो, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इधर देख के लिख लो, इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। लिख लिया? अगला हेडिंग डाल दो तुम, ऐबक की उपाधियां, ऐबक की उपाधियां, ऐबक की उपाधियां, उपाधियां, ऐबक की उपाधियां। सबसे पहली बात तो देखो, ये जो ऐबक था, ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। ऐबक तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कैसा तुर्क था? इलवरी। समझो, पहले ध्यान दो इधर। ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था? ऐबक का जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान में। ठीक है, ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। कैसा तुर्क था? इलवरी तुर्क था। ये जनजाति थी इसकी, ऐबक की, इलवरी। इसीलिए गुलाम वंश को इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात रखना, या ये भी याद रखना बात। इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दास वंश, मामलूक वंश, मामलूक वंश। ये सब गुलाम वंश के नाम है। देखो,
गुलाम वंश, इलवरी वंश, दास वंश, मामलूक वंश, ये सब गुलाम के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? गुलाम के लिए। इसीलिए गुलाम वंश को इन नामों से भी जाना जाता है। समझ गए? अब ध्यान दो, देखो ऐबक, मैंने तुम्हें बताया ऐबक में उपाधियां धारण, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने पर इसने क्या किया? सिपह सलार, कौन सी? सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? मलिक की, जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया सुल्तान को सलाह देने वाला, सुल्तान को सलाह देने वाला, सलाह देने वाला, सुल्तान को सलाह देने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद देखो अगले ऐबक ने और कौन कौन सी कई उपाधियां धारण करेगा ऐबक। अगली उपाधि धारण करेगा ऐबक लाख बख्श की, जो बहुत बार पेपर में आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी? लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐबक जो था, ऐबक बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ऐबक बहुत दान देता था, लाखों का दान देने के कारण और अत्यधिक दानी प्रवृत्ति का होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। दानी प्रवृत्ति का, दानी प्रवृत्ति का होने के कारण, दानी प्रवृत्ति का होने के कारण, होने के कारण व लाखों का दान देने के कारण, लाखों का दान देने के कारण, दान देने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, अगली बात देखो, पील बख्श भी है ऐबक की उपाधि। कौन सी? पील बख्श। पील बख्श भी कहा जाता है ऐबक को। क्या कहा जाता है? पील बख्श। पील बख्श जानते हो किस क्यों कहा जाता था इसे? हाथी को जो व्यक्ति हाँकता है, हाथी को जो चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो उसे पीलमान कहते हैं। ठीक है, ऐबक क्या करता था? हाथियों का दान देता था। मैंने तुम्हें बताया जिसके पास जितने ज्यादा हाथी घोड़े वो शासक उतना ही शक्तिशाली। ठीक है, हाथी का दान देना उस समय बहुत ही बहुमूल्य माना जाता, हाँ कीमती माना जाता है कि यार इसने बहुत महंगा दान दिया, हाथी का दान दिया। समझ गए? क्योंकि हाथी को हर कोई खिला नहीं पाता है, क्यों? तो हाथी का, हाथियों का दान देने के कारण, किसका दान देने के कारण? हाथियों का दान देने के कारण, हाथियों का दान देने के कारण, दान देने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? पील बख्श कहा जाता था। ठीक है, अगली बात देखो, अगले ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातिम द्वितीय, हातिम सेकेंड। हातिम सेकेंड क्यों कहा जाता है? हातिम का नाम सुना तुमने? अरबी लेखकों ने कुछ कहानियां लिखी हैं, कुछ नाटक वगैरह बनाए हैं, उन्हीं में ये एक कहानी है हातिम की। इस पे एक फिल्म भी बनी है, तुमने देखा होगा, जितेंद्र की फिल्म है, क्यों? पुरानी फिल्म है काफी। बात मत करो, इधर ध्यान दे लो। तो उसमें जितेंद्र जो होता है वो हातिम दिखाया गया है। क्यों? हातिम का मतलब होता है कठिन से कठिन समस्या को सुलझा देने वाला। वो क्या करता है? लोगों की मदद करता है उस फिल्म में, मुसीबत से निकालता है लोगों को, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाता है। सुलझाता नहीं सुलझाता है? यानी कि हातिम का मतलब हुआ अत्यधिक चतुर प्रवृत्ति का काबिल निपुण व्यक्ति हातिम कहलाता है इस्लाम धर्म में। समझ गए? जो बहुत ही काबिल होता है, चतुर होता है, हर कार्य में निपुण होता है, उसे क्या कहते हैं? हातिम कहते हैं। जिसका हर समस्या का जवाब हो, हर समस्या को सुलझा दे, वो हातिम कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए अत्यधिक दानी प्रवृत्ति का चतुर निपुण काबिल होने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? हातिम द्वितीय कहा जाता था। हातिम द्वितीय, ऐसे पहले वाला कौन था? कौन? हातिम फर्स्ट। हातिम मैं बताता रहा हूँ, ये एक कहानी है, अरब देशों में चलती ये वो तो बात ठीक है, ये हातिम सेकेंड है ना, फर्स्ट कौन था? हाँ, वही हातिम जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना, पहला वाला था। वो जिसके नाम से ये कहानी बनी हुई है हातिम की, वो पहला हातिम है। ठीक है, बताते हैं। उसके बाद कोई भी समस्या होती, सारी समस्याओं का को सुलझा सकता था वो। समझ गए? तो बात बंद करो। चतुर, चतुर, निपुण, निपुण और दानी प्रवृत्ति, दानी प्रवृत्ति का होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? हातिम द्वितीय कहा जाता था। उसके बाद देखो अगली उपाधि, अगली उपाधि थी ऐबक की कुरान खां। क्या थी? कुरान खां।
अब देखो ये क्यों कहा जाता है ऐबक को, बात बंद करो। ए बताएं अभी तुम्हें क्या बात कर रही हो, इधर ध्यान दो ना तुम, इधर ध्यान दे लो, इधर वीडियो बन रही है तो तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए कुछ कहता नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। बंद कर दो, बता दो आज। चलो इधर देखो, कुरान खां क्यों कहा जाता है? देखो कुरान जो है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। कुरान में 6662 आयतें हैं, 6662 या 6632 ऐसे ही है शायद, देख लेना तुम, फिलहाल मुझे यही याद है। तो 6632 या 6662 इनमें से कोई एक संख्या है। आयतें क्या होती है कुरान में? आयतें। आयत का मतलब जानते क्या होता है? अरे संस्कृत भाषा में से श्लोक कहते हैं, उसे ही अरबी भाषा में आयत बोला जाता है, यानी कि श्लोक है। 6662 श्लोक समझ लो, और ये 6662 श्लोक आयतें ऐबक को मुंह जबानी याद थी, कंठस्थ थी, पूरा कुरान उसे कंठस्थ था। तुम कोई सा भी पेज नंबर बोल के, कोई सी भी आयत नंबर बोल के उससे सुन सकते थे, उसका अर्थ बता सकता था, वो इतना काबिल था, समझ गए? अब तुम कुरान इतनी मोटी पुस्तक है पूरी, और उसे वो पूरी याद थी बिल्कुल ऐसे ही मुंह जबानी। तुम कहीं से भी कोई भी पेज खोलते और उससे पूछते बताओ ये श्लोक ये कौन से पेज नंबर पे कितने नंबर पे, वो तुरंत बता देता है इस पेज नंबर पे इतने नंबर पे, ठीक है। 6666 662 होंगी यार, मुझे तो 662 का पता है, ठीक है, देख लेना फिलहाल। 6662 आयतें हैं, ठीक है। तो संपूर्ण कुरान कंठस्थ होने के कारण, और ये क्या था, इसकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत सुरीली कुरान पढ़ता था। कुरान को गा के पढ़ा जाता है, ठीक है, जैसे श्लोक गा के पढ़े जाते हैं, ऐसे ही कुरान को भी गाकर पढ़ा जाता है। तो ये बहुत ही सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था, इसीलिए ऐबक को कुरान खां कहा जाता है, ठीक है, समझ गए? तो ये सारी ऐबक की उपाधियां थी, ध्यान रखना। सिपह सलार और मलिक किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? ऐबक को। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? पील बख्श किसे कहा जाता है? कुरान खां किसे कहा जाता है? ऐबक को, ठीक है। चलो डाल दिया ऐबक की उपाधियां और लिखो डैश करके। देखो ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। देखो ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान सामने लिखा है, वो देखो वहां पे। ऐसे देखो ऐसे, अरे नहीं, ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। इलवरी का क्या मतलब? इलवरी गुलाम, ठीक है। ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, इलवरी तुर्क था, इसीलिए गुलाम वंश को इलवरी वंश, दास वंश, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए गुलाम वंश को इलवरी वंश, दास वंश, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। सामने लिखा देखो उधर, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ऐबक लाहौर की गद्दी पर सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था। ऐबक लाहौर की गद्दी पर सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था। सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था। सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था। ऐबक लाहौर की गद्दी पर सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था। सिपह सलार और मलिक की उपाधि से बैठा था, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुल्तान को सलाह देने वाला। बोलते नहीं तुम बहुत सिपह सलार बन रहे हो, क्यों?
जब दो लोगों में लड़ाई होती है, तीसरा किसी को चढ़ाता है तो उससे कहते हैं तुम बहुत सिपे सलार बन रहे हो, यही तो बोलते हैं। नहीं सुना। उसने सुना नहीं है ना, तो तुम्हें पता नहीं है। सर सुना। सुल्तान को सलाह देने वाला या सलाहकार बात एक ही है, ठीक है, लिख लिया। अगली हेडिंग डाल दो, लाख बख्श, उपाधि डालो जल्दी, लाख बख्श, हेडिंग डालो जल्दी, लाख बख्श, तेजी से, और डैश करके लिखो, बोले देखो, अत्यंत दानी प्रवृत्ति व लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। अत्यंत दानी प्रवृत्ति व लाखों का दान देने के कारण, अत्यंत दानी प्रवृत्ति व लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है, इसे लाख बख्श कहा जाता है। अगला हेडिंग डालो जल्दी, पील बख्श, और डैश करके लिख दो, हाथियों का दान देने के कारण। अगला हेडिंग डालो, पील बख्श, पील बख्श, हाथियों का दान देने के कारण, हाथियों का दान देने के कारण, हाथियों का दान देने के कारण। अगला हेडिंग डाल दो, हातिम द्वितीय, बस सर इसमें इतना ही है। बस इतना ही। क्या कहा था हाथियों का? हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय डाल दिया, लिखो डैश करके। अत्यंत निपुण, चतुर, परोपकारी और, अत्यंत निपुण, चतुर, परोपकारी। क्या हुआ, लिख नहीं पा रहे हो? गलत कर दिया। चलो मैं धीरे बोल रहा हूँ, देखो हातिम द्वितीय हेडिंग डाल दो, ठीक है, लिखो डैश करके, डाल दिया। अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत चतुर, निपुण, निपुण, परोपकारी, परोपकारी, चतुर, निपुण, परोपकारी और दानी प्रवृत्ति का होने के कारण। हाँ देखो भाई, हातिम का मतलब ही यही है जो सब काम अच्छे से करे, ठीक है। दानी प्रवृत्ति होने के कारण, अत्यंत चतुर, निपुण, परोपकारी और दानी प्रवृत्ति का होने के कारण इसे हातिम द्वितीय कहा जाता था। इसे बताएं अभी तुम्हें, जल्दी देखो, हातिम द्वितीय कहा जाता था। सर ये पॉइंट इसमें आना चाहिए था, हाथी का दान देने के कारण। सर मैंने हाथी में ये लिख दिया, हाथी का दान कोई देने दिक्कत के नहीं, तो कारण। अपना ध्यान दो ना, उसके पे तुम ज्यादा ध्यान दे रही हो, अपने पे ध्यान दो। अगला हेडिंग डालो जल्दी, अगली क्या उपाधि रहेगी, कोई और रह गई? हाँ, कुरान खां डालो जल्दी, कुरान खां हेडिंग, और डैश करके लिखो। ये लो, संपूर्ण कुरान कंठस्थ होने के कारण, वाह, हेडिंग डालो कुरान खां, और डैश करके लिखो, संपूर्ण कुरान, संपूर्ण कुरान कंठस्थ होने के कारण। मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो, कुरान खां हेडिंग डाल दिया, लिखो, संपूर्ण कुरान कंठस्थ होने के कारण व अत्यंत सुरीली कुरान पढ़ने के कारण, व अत्यंत सुरीली कुरान पढ़ने के कारण, अत्यंत सुरीली कुरान, अत्यंत सुरीली कुरान पढ़ने के कारण इसे कुरान खां कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल है राइटिंग लिख लिया? पढ़ने वाले। अब डालो अगली हेडिंग, ऐबक का सेनापति, और समझो पहले, डालो हेडिंग, ऐबक का सेनापति, डाल दिया हेडिंग, ऐबक का सेनापति। अब देखो, ध्यान दोगे इधर, देखो ये जो ऐबक था, ऐबक के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तो देखो ऐबक, बात मत करो तुम, इधर ध्यान दे लो, इधर बात मत किया करो, इधर ध्यान दो। सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये ऐबक का सेनापति था। ये कौन था? ऐबक का सेनापति था।
ऐबक ने इसे बिहार के अभियान पर भेजा था। कहाँ भेजा था? बिहार के अभियान पे। लगभग ये बात है 1193 ईस्वी की, ठीक है। और ये सुनो, ध्यान दो, ये गौरी का भी सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक का सेनापति बन गया, तो इसे बिहार के अभियान पर भेजा गया था, ठीक है। बिहार के अभियान पर जब ये गया तो इसने क्या किया, बिहार में 3 विश्वविद्यालय थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय था, क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। एक था उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। और एक था कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, शिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इन तीनों विद्यालयों को जलाकर ध्वस्त कर दिया, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया, ठीक है। 1193 ईस्वी की ये बात है, समझ गए। गौरी के समय में ही गया था ये। कब गया था? हाँ बता, शांत हो जाओ। देखो ऐसा हुआ था, बिहार के अभियान पर गया, बिहार के अभियान पर जाने के बाद ये असफल हो गया तो लौटते समय तुम्हें पता, जब व्यक्ति हार जाता तो वो सोचता कोई तो नुकसान करो, तो रास्ते में विश्वविद्यालय पड़े, उसने वही जला डाले, समझ गए। इसलिए ठीक है, तो पेपर में आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन तीनों को क्षतिग्रस्त किसने किया था? तो ऐबक का सेनापति था, जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी ने इन्हें ध्वस्त किया था। बाद में क्या हुआ, 1206 ईस्वी में इस बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु कर दी। ऐबक का ही एक दूसरा सेनापति था जिसका नाम था अली मर्दान। क्या नाम था? अली मर्दान। इन दोनों में आपस में कोई विवाद हो गया हो या राजनीति का कारण रहा हो कोई, तो इसने क्या किया, 1206 में अली मर्दान ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। इसकी क्या कर दी? हत्या। और कब की, किसने की थी? अली मर्दान नामक व्यक्ति ने। अली मर्दान ये भी ऐबक का ही सेनापति था। ऐबक की हत्या कर दी। अरे यार, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी के बारे में बता रहा हूं। दूसरा सेनापति ऐबक की मृत्यु तो 1210 में होगी, अभी हम बात कर रहे हैं 1206 की, है नहीं? चलो लिखो, हेडिंग डाल दो, ऐबक का सेनापति, और डैश करके लिखो, बोले ऐबक के सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था, जो बिहार के अभियान पर गया था। ऐबक के सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था, जो बिहार के अभियान पर गया था, जो बिहार के अभियान पर गया था। इस अभियान के दौरान इसने, जो बिहार के अभियान पर गया था। नहीं, थोड़ा धीरे बोलो। इतना तो धीरे बोल रहे हैं। बिहार के अभियान पर गया था। इस अभियान के दौरान इसने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त कर दिया। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त कर दिया, 1206 ईस्वी में अली मर्दान नामक व्यक्ति ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में अली मर्दान नामक व्यक्ति ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। 1206 ईस्वी में अली मर्दान नामक व्यक्ति ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। चलो ध्यान दो मेरी तरफ।
अब देखो एक चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर है, स्थापत्य कला जिसे बोलते हैं। तो वो स्थापत्य कला में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं जिस शासक ने जो भी काम कराया होगा, जो भी चीज बनवाई होगी, वो यहीं पे तुरंत बता दूंगा। ठीक है, अब डालो अगला हेड, ऐबक की स्थापत्य कला। ऐबक की स्थापत्य कला, ऐबक की स्थापत्य कला हेडिंग डाल दो। ऐबक की स्थापत्य कला डाल दिया हेडिंग। चलो देखो ध्यान दो इधर, ऐबक की स्थापत्य कला, ऐबक की स्थापत्य कला। अब देखो ध्यान दो, ऐबक ने क्या किया था, ऐबक ने कई इमारतें बनवाई थी, कुछ गौरी के समय में बनवाई थी, कुछ अपने समय में बनवाई थी। ऐबक ने कई इमारतें बनवाई थी, कुछ गौरी के समय में बनवाई थी, कुछ अपने समय, क्योंकि गौरी का गुलाम ही तो था, गुलाम दामाद था, सेनापति भी था, समझ गए। तो देखो सबसे पहली जो इमारत इसकी है, ठीक है, उसका नाम देखो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा किसने कराया था, तो ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? ऐबक ने। समझो देखो, ऐसा हुआ 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी गई दिल्ली में। 1199 ईस्वी में। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं। चलो देखो इधर, बात मत करो, इधर देखो इधर, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? ऐबक ने रखी थी। अब ये कुतुब मीनार की नींव रखी किसकी स्मृति में गई, वो पूछा जाएगा पेपर में। तो देखो ऐबक के गुरु थे, ऐबक के गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? ये नाम पेपर में आया हुआ है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और ऐबक के गुरु थे, ठीक है। इनकी स्मृति में ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी 1199 में, समझ गए। और 1199 में हुआ क्या, ऐबक ने एक मंजिल का निर्माण करा दिया, समझ गए। एक मंजिल का निर्माण कराने के बाद लगभग ऐबक की 1210 में हो गई मृत्यु। तो यानी कि कुतुब मीनार में जो पहली मंजिल है, एक मंजिल है, ये किसने बनवाई? ये ऐबक ने बनवाई। किसने बनवाई? ऐबक ने। ऐबक ने पहली मंजिल बनवा दी। उसके बाद इसका गुलाम और दामाद कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा और 1220 ईस्वी में 3 मंजिल कौन बनवाएगा? 3 मंजिल 1220 ईस्वी में, 1220 ईस्वी में ये इल्तुतमिश बनवाएगा। कौन बनवाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। यानी कि तुमसे पूछा जाएगा पेपर में कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, इसे पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को। निर्माण कार्य पूरा कराएगा, निर्माण कार्य पूरा कराया, पूरा कराया। यानी कि सब बता दूंगा यार, पहले इतना तो समझो, तो मैं पहले से बता दूं, मरम्मत बता दूं, पहले बने ना चीज उसकी मरम्मत पहले बता दूं। क्यों? पहले बन तो जाने दो उसे। तो देखो अब वर्तमान में कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला इमारत है, ठीक है। तो तुमसे देखो 4 मंजिल हो गई, फिर देखो 5वीं मंजिल पूछे किसने बनवाई? तो 5वीं मंजिल 1368 ईस्वी में तुगलक वंश का शासक था। कौन था? तुगलक वंश का शासक। तुगलक वंश का शासक जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। फिर हुआ क्या, आकाशीय बिजली गिरने के कारण ऊपर वाली जो मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर एक लोदी वंश का शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 के लगभग आसपास की बात है, ठीक है। तो इसकी इमारत, इसकी क्या करवाई? मरम्मत करवाई। तो इसकी मरम्मत पूछे किसने करवाई? मरम्मत
तो मरम्मत करवाई किसने? लोधी वंश के शासक ने। किसने? लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने। किसने करवाई? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई लगभग 238 फीट बैठेगी। क्यों? फीट में अगर जोड़ोगे तो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसमें टोटल पूछे कितनी सीढ़ियां हैं, तो 379 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 379 सीढ़ियां हैं, ठीक है। लास्ट मंजिल तक जाने के लिए जीना बना हुआ है, ठीक है। जीने में सीढ़ियां होती हैं, हाँ बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हो देखने के लिए, ठीक है। चौड़ाई नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा, बताएं तुम्हें इसकी चौड़ाई, ठीक है। चलो लिखो, या ऐसे ऐसे लिख रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं पहले एक लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखो। सर लिख ही लिया ये सब। आईसी से जो काटे छाप लिया ना, कुछ लोगों ने लिख लिया। किसकी स्मृति में? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ऐसे लो। सर तो बिल्कुल ये आओ जो था वो सर 1199 में मेरे से बोल रहे यार 11 तो उससे क्या मतलब यार, उस समय वो ऐबक का गुलाम था, सेनापति भी था। उसी समय पे उसके गुरु की मृत्यु हो गई तो उसने उनकी स्मृति में नींव रख दी। 1199 में क्या दिक्कत है? 1199 में ही नींव रखी गई है, चेक कर लो तुम, बिल्कुल सही है। 1206 में शासक बनता है गौरी की मृत्यु के बाद, लेकिन कुतुब मीनार की नींव 1199 में ही रखी गई है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्या लिखा है किताब में? क्या लिखा है? लिखा तो वही है सर, वो पूछ रहा है उससे क्या हुआ यार? कोई भी मान लो मैं सेनापति हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं बनवा नहीं सकता हूँ क्या? बताओ क्यों? किसी राजा का अगर मैं सेनापति हूँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं वो कार्य नहीं कर सकता, क्यों? तो ऐसे इसलिए भी भाई इसके गुरु मर गए तो उसने सोचा ला इनकी स्मृति में मैं एक इमारत बनवा दूं, क्यों? याद में, तो उसने बनवा दी। तो गौरी मना थोड़ी कर देगा कि क्यों बनवा रहे हो, क्यों? जी सर जी, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जो कोई वली अल्लाह वाले थे क्या? ये एक सूफी संत थे इस्लाम धर्म में, बता तो रहा हूँ। सूफी का मतलब यही होता है कि हम वली होंगे कोई, ठीक है, अच्छे व्यक्ति थे, फिलहाल इस्लाम धर्म के जानकार थे, इस्लाम का उपदेश देने वाले थे, ठीक है। लिखो जल्दी। हाँ ऐसे ही लिख लो, जब ये ऐसे ही लिख रहे हैं तो तुम भी लिख लो। हाँ उसी टाइम का है। अरे पहले का पत्थर से बनाई जाती थी ये चीजें, पत्थर पर पेंट नहीं होता था। तो बहुत अच्छा राजस्थान मकरान से पत्थर लाया जाता था, ठीक है। पेंट की कोई जरूरत ही नहीं थी, जो इतना सफेद होता था, लाल भगवा पत्थर लाल होता तो तुम्हें लगेगा जैसे रेड कलर से गेरुआ रंग से रंगा गया, रंगा हुआ नहीं है। तुम रेड फोर्ट देखने जाना लाल किला, ठीक है, चाहे आगरा चले जाना चाहे दिल्ली, लाल भगवा पत्थर से बना हुआ, तुम दूर से देखो कहोगे अरे बहुत गहरा पेंट है इस पे। पेंट नहीं है, लाल भगवा पत्थर है, पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सर जी हमारे पूरे में भी एक इमारत पब्लिक इंटर जल्दी नोट करो तेजी से, देखो बात टाइम बर्बाद ना, जल्दी देखो बहुत सिलेबस है, कराना है सब, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी। पब्लिक स्कूल ना, कुतुब मीनार से ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई थी, 3 मंजिल बाद में 1220 में इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया। निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को। किसे जाता है? फिर बाद में तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने 1368 में एक 5वीं मंजिल और बनवा दी। फिर उसके बाद आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया तो सिकंदर लोधी के समय में उसने इसकी मरम्मत करवा दी, ठीक है। वर्तमान में 72.5 मीटर ऊंचा है और 379 सीढ़ियां हैं। 379 सीढ़ियां, एक नाली बनवा हुई है। दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये लिख लेना। देखो लिखवाया नहीं दिल्ली में, दिल्ली में नींव डाली थी। कहाँ डाली थी? दिल्ली में। ये तो सभी को पता है भाई, ये इतनी तो बहुत पढ़ाई है। प्रसिद्ध और क्या नहीं है, पढ़ते क्या है। उसमें आवाज जाती है, ठीक है, तभी तो बोल सही रहे लोग सब, आगे बैठ उसमें के आवाज जाती सारी जाएगी। आवाज। सब रिकॉर्ड ही जाता है। चलो देखो इधर ध्यान दो।
अगली बात बताएं। जी सर। अगला हेडिंग डाल दो, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्या क्या नाम है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद। बात बंद करो, इधर देखो, इधर देख रहे सर। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अगली हेडिंग डाल दो। कुब्बत उल इस्लाम। दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, डालो हेडिंग जल्दी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। डाल दिया हेडिंग, अब समझोगे इससे पहले। पहले एक लाइन लिखवानी थी। हाँ लिखवा तो दी, ये वाली, ये वाली लाइन लिखवानी थी, स्मृति वाली। किसकी याद में बनवाया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ऐबक के गुरु थे, लिख देना, ऐबक के गुरु थे। ये कौन थे? ऐबक के गुरु थे, ये ऐबक के गुरु थे, ऐबक के गुरु थे ये, ठीक है। तो ये कॉलेज भी किसी की याद में बना हुआ है। कौन सा? ये कॉलेज बहुत पुराना है ना ये। इसके बारे में तो मुझे पता है, ठीक है। गन्ने का काम होता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हेडिंग डाल दिया, अब समझो। देखो ध्यान दो, बात बंद करो, बात बंद करो। देखो ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, तो जब गद्दी पर बैठा है बस, तभी इस मस्जिद की नींव डाली थी 1206 में। 1206 में दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट बनी हुई है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट बनी हुई है। कुतुब मीनार के निकट, कुतुब मीनार के निकट बनवाई, ठीक है। भारत की ये पहली मस्जिद है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो वो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। यानी कि भारत में मस्जिद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऐबक को। यानी कि भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने। समझ गए? तो ये भारत की प्रथम मस्जिद है। भारत की प्रथम मस्जिद, प्रथम मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद। भारत में मस्जिद शैली का जन्मदाता, भारत में मस्जिद शैली का जन्मदाता, मस्जिद शैली का जन्मदाता, जन्मदाता ऐबक को माना जाता है। ऐबक को माना जाता है, माना जाता है। भारत में मस्जिद शैली का जन्मदाता ऐबक को माना जाता है। नोट करो ऐसे जल्दी। सर जी, जो इतिहास में बताते हैं वो सबसे पहली मस्जिद केरला में बनी थी। कोई नहीं, केरला में बनी थी यार, यही है पहली मस्जिद, ठीक है भाई। अभी तक तो स्थायी शासन किसने किया? गौरी ही तो आया था अरे रुक जाओ यार। भाई। मोहम्मद बिन कासिम किया, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी, महमूद गजनबी रुका नहीं यहाँ पर, तो मस्जिद कौन बनवा देगा? बताओ। गौरी आया, गौरी ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया, वापस चला गया। समझ गए? उसके बाद फिर ये स्थायी बैठा, गुलाम वंश का साथ स्थापना हुई, और ये गुलाम वंश के पीरियड में बनी पहली मस्जिद, ठीक है। 1206 में भारत में पहली मस्जिद बनी थी, और ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। ये भारत की सबसे पहली मस्जिद है। हाँ, इसमें दे रखा चेहरा जुमा मस्जिद। चेहरा जुमा मस्जिद कब बनी है? ये 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी। बेवकूफ को 712 में तो मुस्लिम भारत आए हैं, 629 में मस्जिद कैसे बन गई? वो गलत जानकारी दी हुई। ऑर्डर दे दिया हुआ पहले। 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया। केरला के एक राजा थे, हाँ। वो शायद अरब वगैरह गए हुए थे, तो वहां से जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सबसे पहले केरला में मस्जिद बनवाई। इस्लाम धर्म का उदय 712 में हुआ भारत में। वो सब गलत है, तुम छोड़ो उसे, ठीक है। वो अफवाह है, मैं बता तो रहा हूँ। मैं किताब पे ध्यान दो, किताब में जो है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है एक बार नहीं कई बार, ठीक है भाई। 712 में इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहले भारत में सिंध प्रांत में हुआ था। केरल में मस्जिद कहाँ से बन गई? हो सकता है वो कोई यहीं का मानने वाला उसने बना दी हो, ठीक है। सर ये टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन, तो पता चला क्वेश्चन ही आ गया, भारत की पहली मस्जिद कौन सी? भारत की पहली मस्जिद यही है, ठीक है। लिखो तो मिल लिया भाई। 712 में इस्लाम धर्म का उदय हुआ भारत में। वो 632 ईस्वी में तो सऊदी अरब में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया है, तो 629 में मस्जिद कैसे बन गई? पहले भाई मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई जी, तो कंफ्यूजन है तभी तो। 622 ईस्वी की बात है। 622 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। हीरा नामक गुफा में, सऊदी अरब की बात है ये, ठीक है। अरब में है नहीं। अरे एक पॉइंट रह गया।
चलो लिख लिया। अरे बिल्कुल सही है, तुम कंफ्यूज मत हो उसमें, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो बिल्कुल सही है वो, ठीक है, लिख लिया। अगला हेडिंग डाल दो तुम, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बता दूंगा, सब बता रहा हूँ। पहले हेडिंग डालो, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पढ़ाई की है देखो इधर, अरे 2.5 को 2.5 बोला जाता है और कुछ नहीं है, कई जगह पे भारत में 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है। ढाई को 2.5 भी बोला जाता है अपने ही भारत में, कई दूसरे राज्यों में, ठीक है, अलग अलग, जैसे उत्तर भारत की भाषा अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, ठीक है नहीं। तो 2.5 को 2.5 बोला जाता है और कुछ नहीं है। 2.5 दिन या 2.5 दिन, यानी कि 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन में बन गए। हाँ, अभी बता रहा हूँ कैसे बना था, ठीक है, चलो ध्यान दो इधर, 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, सूत्रों के हाइट में मुताबिक बनने दे इसको बात में इधर ध्यान दो इधर। ऐसा हुआ था, देखो ऐबक ने इस 2.5 दिन या 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था जब ऐबक गौरी के समय में राजस्थान के अभियान पर गया था। कहाँ गया था? राजस्थान। तो राजस्थान में अजमेर है एक जिला, कौन सा जिला है? अजमेर। तो अजमेर में 1194 ईस्वी में इसका निर्माण कराया, किसने? ऐबक ने। अब देखो ये था क्या, 2.5 दिन में क्या उस समय कोई इमारत बनना संभव थी? तुम बताओ, नहीं संभव था ना। तो ये क्या था? ये एक संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था? संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय था। और इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो अजमेर के एक शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया गया था, ठीक है। इसी संस्कृत महाविद्यालय के अवशेषों पर बनी हुई इमारत है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अवशेषों पर बनी इमारत है, बनी इमारत है। और इस इमारत पर आज भी संस्कृत का एक नाटक है, संस्कृत का एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेली। क्या है? हरिकेली। इस हरिकेली नाटक की पंक्तियां, ये बात बंद कर दो, बताऊं तो मैं गर्दन दबा दूंगा मैं तुम्हारी। इधर संस्कृत का एक नाटक है जिसका नाम क्या है? हरिकेली। इस हरिकेली की पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर लिखी हुई हैं, समझ गए? और ध्यान दो इधर, यह हरिकेली नाटक भी किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इसके रचनाकार भी कौन है अगर पूछे हरिकेली नाटक के, तो विग्रहराज चतुर्थ है। ये वहां के राजा थे उस समय। इन्होंने ये संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में बनवाया था और इसे ही इसमें कन्वर्ट कर दिया गया 2.5 दिन या 2.5 दिन के झोपड़े में। तो ऐसे करके 2.5 दिन में बन गया, समझ गए? वो बनी बनाई इमारत थी, उस पर खाली छत डलवाई, छत भी थी उस पे, कुछ नहीं किया, खाली बस उसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलो लिखो। चलिए साइन कर लो। हाँ बोले, आपने तो बताया नहीं। ऐसे लिख लेना सर। अरे ऐसे इसमें बहुत सारी भाषा लिखवानी है, कहाँ लिखोगे? इसमें आधी अधूरी भाषा लिख देखो। इसका निर्माण अजमेर राजस्थान में, इसका निर्माण अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में 1194 ईस्वी में ऐबक के द्वारा कराया गया। 1194 ईस्वी में ऐबक के द्वारा कराया गया, जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था। जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था, एक संस्कृत महाविद्यालय था।
इस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। इस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिसके रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ हैं। जिसके रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ हैं। जिसके रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ हैं। लिख लिया? डालो अगला हेडिंग, ऐबक की मृत्यु। ऐबक की मृत्यु एवं मकबरा दोनों एक साथ डालिए। मृत्यु एवं मकबरा समझो, देखो ध्यान दो इधर। मृत्यु एवं मकबरा, देखो इधर ध्यान दोगे। देखो जो ऐबक था, ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। कब होती है? 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक एक खेल खेल रहा होता है, चौगान। कौन सा खेल? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, किससे गिरकर? घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वो कौन शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो ऐबक था। वो कौन था? ऐबक। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। और कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान। जानते हो क्या होता है? चौगान पोलो को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? पोलो। अब पोलो बताओ क्या होता है? पोलो जानते हो? पोलो एक बहुत बड़ा एकड़ों से मैदान होता है, बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है उसमें, ठीक है। और उसमें घोड़े पे बैठ के छड़ी से क्या करते हैं, एक छड़ी होती है खिलाड़ी के हाथ में, घोड़े पे बैठ के और उस गेंद को मारते हैं, ठीक है। और उस गड्ढे में गेंद पहुंचानी होती है। तो वो छड़ी से गेंद मार रहा होगा, तभी वो बहक गया घोड़ा या कुछ भी हुआ, गिर गया और गिरने पे उसकी हो गई मृत्यु। अब देखो इसका जो मकबरा है, इसका मकबरा बनाया गया लाहौर में। कहाँ बनाया गया? लाहौर में, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? लाहौर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया इसका मकबरा? लाहौर में, ठीक है। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो, मृत्यु एवं मकबरा, और दर्ज करके लिखो। 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, सामने लिखा है, तुम्हें तुम समझती नहीं हो इसका मतलब, मेरे ध्यान नहीं होता है क्यों? इन्हें ये नहीं पता है, समझा रहा हूँ, इन्हें ये नहीं पता चौगान कहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ध्यान घोड़े करेंगे। से गिर के वहाँ पे लिखा है, तो ध्यान कहाँ रहता है फिर? हाँ क्या बोला था? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर, ब्रैकेट में कर देना पाकिस्तान, आप वर्तमान में पाकिस्तान में ना। इसका मकबरा लाहौर, ब्रैकेट में कर दो पाकिस्तान में बनवाया गया, में बनवाया गया। तो ऐबक हो गया समाप्त, ठीक है। ऐबक खत्म हो गया। अगला टॉपिक डाल दो इल्तुतमिश। मैंने सोचा था आज मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, इल्तुतमिश और ऐबक, लेकिन ऐबक ही समाप्त हो पा रहा है मुश्किल से। अभी काफी टाइम है, इल्तुतमिश भी खत्म कर दूंगा मैं। जल्दी करो, जल्दी डालो हेडिंग। पहली से मार दिया सर क्या डालें? हेडिंग डालो इल्तुतमिश। नए पैसे डालें, नहीं तो एक लाइन बची हो अगला टॉपिक डालो इल्तुतमिश। डाल देंगे और क्या बचा? एक बात बंद कर दो, बात बंद। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा और 1232 तक शासक रहेगा, 36 तक, सॉरी 36 तक, 1236 तक शासक रहेगा। 1210 ईस्वी से 1236 तक, 1236 तक इल्तुतमिश बैठेगा। 36 साल शासन इल्तुतमिश बैठेगा। सही है। चलो आप ध्यान दोगे इधर, देखो ये जो इल्तुतमिश है, सबसे पहली बात तो इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
अगर मैं शाब्दिक अर्थ डाल हेड इल्तुतमिश का सामान्य परिचय हेडिंग डालो, इल्तुतमिश का सामान्य परिचय हेडिंग डालो जल्दी, इल्तुतमिश का सामान्य परिचय। जी सर। क्या पेंसिल चलो समझो पहले, देखो इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ है खलीफा का प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी। खलीफा का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी, खलीफा का प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी, ये इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ है। समझ गए? अब देखो इल्तुतमिश जो था, ये इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश गुलाम और दामाद था, गुलाम और दामाद था। किसका दामाद था? ऐबक का, ऐबक का। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक ने इस इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में गुजरात अभियान के समय 1 लाख जीतल में खरीदा था गुजरात से। कहां से खरीदा था? गुजरात से। गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान, अभियान के दौरान 1 लाख जीतल में, 1 लाख जीतल में, जीतल मुद्रा थी, 1 लाख जीतल में ऐबक ने खरीदा, ऐबक ने खरीदा 1 लाख जीतल में गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर मैं पूछूं क्या था, तो पूरा नाम क्या था इसका? बात मत करो, पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ये इसका पूरा नाम था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। ठीक है, क्या हुआ? पहले सबको नौकरों से प्यार होता था। ऐसा नहीं था, मैं बताऊं देखो क्या था, समझो भाई। कोई सुल्तान है, ठीक है, अगर मान लो वो दूसरी रियासत के किसी राजा से अपनी बेटी की शादी करे, अब वो राजा की नीयत खराब हो जाए, वो चाहे तो दूसरे उसका साम्राज्य भी कमजोरी देख के कब्जा सकता है। तो ये लोग अपनी बेटियों की शादी अपने गुलाम से इसीलिए करते थे क्योंकि गुलाम विश्वास पात्र होता था। तो सर इनके लॉकडाउन में नहीं थे क्या? हैं? लॉकडाउन में नहीं थे किनके? जी लड़के भी होंगे, क्यों नहीं सर होंगे? उन्हें क्यों नहीं राजा बनाया? इल्तुतमिश, हाँ, इल्तुतमिश के 4 लड़के थे, 1 लड़की थी। रुकनुद्दीन फिरोज था, अलाउद्दीन मसूद शाह था, और मोइजुद्दीन बहराम शाह था, नासिरुद्दीन महमूद था। 4 बेटे थे और 1 बेटी थी रजिया सुल्तान। बेटे क्यों नहीं थे? ठीक है, क्या हुआ? हैं? पढ़ा नहीं, कौन सा है? सर जी से ज्यादा बढ़िया करके हाँ, बता आई रहे ना हैं। ये रजिया इसकी बेटी थी 3 साल की शादी हुई है। कौन सी इससे ज्यादा बढ़िया करके बता रहे हैं के बारे में। अरे सामान्य परिचय में ये जल्दी लिखो, जल्दी इतनी जान नहीं जानकारी, या मैं बोल रहा हूँ लिखो। सर जी चलो लिखो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हेडिंग डाल दो, इल्तुतमिश का सामान्य परिचय डैश करके लिखो। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ खलीफा का प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी है। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ खलीफा का प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी है, साम्राज्य का स्वामी है। खलीफा का इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ खलीफा का प्रतिनिधि या साम्राज्य का स्वामी है। जी सर। ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक ने 1197 ईस्वी में, ऐबक ने 1197 ईस्वी में, ऐबक ने 1197 ईस्वी में इसे गुजरात अभियान से 1 लाख जीतल मुद्रा में खरीदा था।
1197 ईस्वी में 1 लाख जीतल मुद्रा में इसे खरीदा था। गुजरात 1 लाख जीतल। ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात अभियान से इसे 1 लाख जीतल मुद्रा में खरीदा था। जीतल तांबे की मुद्रा थी, ठीक है? हैं? हाँ, गुलाम यही तो होते थे। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, बेचा जाता था, ठीक है? कौन बेचता है? राजा लोग। जो भी गुलाम जमींदार लोग थे बहुत, ठीक है, गुजरात वो लोग से 1 लाख अभियान से काम कराते थे, खाने पीने को देते थे और उन्हें पालते थे, ठीक है, वही उन्हें बेच देते थे बाद में। गुजरात से खरीदा हैं? सर बढ़िया शरीर बनाते थे और उन्हें बेचते थे। गुलाम ऐसे थोड़ी होते थे, बहुत बहुत शक्तिशाली होते थे, समझ गए? 6-6 फीट 7-7 फीट के होते, 10-10 लोगों को एक साथ मार सकते थे। इतनी ताकत होती थी गुलामों में, समझ गए? और ऐसा गुलाम थोड़ी कि उसे मार पीट रहे हैं, उससे काम करा रहे हैं। इन्हें सैनिक सेवा, भाई सेना में इन्हें लड़वाना है, तो वैसे ही उनकी देखभाल होती थी गुलामों में। समझ गए? पहलवान समझ लो एक तरह से, वे लोग पहलवान होते थे। हम भी यही सोच रहे थे। चलो बात मत करो, देखो ध्यान दो। हाँ चलेगा। 1 लाख जीतल में खरीदा था। देखो इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात ये लाहौर की गद्दी पर बैठा। ऐबक की मृत्यु के पश्चात ये लाहौर की गद्दी पर बैठा। लाहौर की गद्दी पर बैठा। चलो अब ध्यान दो इधर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, गुलाम से ही अपनी बेटी का विवाह क्यों करते थे? पता है? तो गुलाम बहुत विश्वास पात्र होता था। गुलाम कितना विश्वास पात्र होता था कि जब तक गुलाम नहीं मरेगा तब तक राजा नहीं मर सकता। अगर युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पहले गुलाम मरेगा, उसके बाद राजा मरेगा। इतना विश्वास पात्र होता था। सर जी अपने लड़कों को ये क्यों नहीं बताते थे? अब लड़के बनेंगे नहीं, लड़के अयोग्य थे। इल्तुतमिश के बेटे जो थे वो अयोग्य थे, अय्याश प्रवृत्ति के थे। राजकुमार होते हैं, पैसा होता है, बहुत सब कुछ होता है इनके पास, तो ये क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। अय्याश प्रवृत्ति के थे, सब कमजोर शासक थे। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को बिठाया, क्योंकि शराब का नशा करते थे, तो वो कहाँ साम्राज्य चला पाएंगे? भोग विलास में लिप्त थे शुरू से ही, तो वो कहाँ लड़ाइयाँ लड़ पाएंगे? तुम खुद सोचो ना। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को शासक बनाने की घोषणा कर दी थी, समझ गए? नहीं तो इल्तुतमिश के 4 बेटे थे। निकम्मी औलाद है। 4 थे। एक था सबसे छोटा वाला नासिरुद्दीन महमूद, वो बहुत ही धार्मिक था। वो बहुत धार्मिक था, उसे साम्राज्य से कोई मतलब नहीं था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया नासिरुद्दीन महमूद से। अब वो स्वेच्छा से बलबन को सारा साम्राज्य सौंप के और बदायूं आ गया। बदायूं दरगाह पे रहने लगा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई 1265 में। और बलबन ऐसे करके शासक बन गया, तो इसीलिए अगला शासक गुलाम वंश में बलबन बनेगा। हालांकि शासक 4 बेटे बने, लेकिन कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 महीने के लिए, ऐसे करके, समझ गए? चला ही नहीं पाए वो साम्राज्य। बलबन इल्तुतमिश बनाएगा एक 40 दल, उसका गुलाम होगा बलबन। किसका गुलाम होगा? इल्तुतमिश का। 40 दल का एक सक्रिय सदस्य होगा। बाद में बलबन क्या करेगा? अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के बेटे से कर लेगा, नासिरुद्दीन महमूद से। अब वो स्वेच्छा से सारा राजपाट बलबन को सौंप के चला जाएगा। कहाँ? बदायूं। तो ऐसे करके फिर से गुलाम के पास सत्ता आ जाएगी। इल्तुतमिश का गुलाम होगा बलबन। कौन होगा? बलबन। तो बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले से ही तुम्हें सब कुछ बता दूं, बताऊं नहीं सर भाई, जो चीज टाइम पे जो आएगी तभी तो बताऊंगा, या पहले ही बता दूं सबको? सर जी है जो खाना बनने से पहले खाना फिर हमने कहा अभी एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे क्या होता था, सब बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन अब बीच से अधूरी बात बता दूं, पहले ये सब छोड़ के तुम्हें अगले की बात बता दूं। पूछ लो पूछो क्या पूछ लो।
ठंडा लेके ये जो चलो नई लाइन से नोट करके लिखो एक बार। अब देखो समझो, ध्यान दो, मैंने तुम्हें बताया ये जब दिल्ली की ये जब लाहौर की गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश, तो यह बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त करेगा और भारत का पहला सुल्तान बनेगा। अगर पेपर में आया भारत का प्रथम सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश। विश्व का प्रथम सुल्तान महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, क्योंकि ऐबक तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था ना, ऐबक तो सिर्फ सलार की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। सुल्तान की उपाधि भारत में पहली बार इल्तुतमिश धारण करेगा, इसीलिए इल्तुतमिश को भारत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नोट करके लिखो नई लाइन से एक पॉइंट। जी सर, देखो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी, वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी, सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी, सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है, वह भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। हाँ पूछो सर, ये बगदाद के खलीफा के उपाधि देते थे, तो ये कोई मतलब वरिष्ठ होते राजा या जैसे कि जो होते नहीं नहीं बताया था मैंने तुम्हें उस दिन। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक पद खलीफा का था। तो ये धार्मिक उनसे लेते हो, मतलब पीर से सबसे बड़ा धार्मिक पद खलीफा का था, समझ गए। मोहम्मद साहब भी खलीफा ही तो थे। मोहम्मद साहब के बाद अगले खलीफा कौन बने थे? उमर, समझ गए। तो इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक पद खलीफा का होता था। खलीफा धर्म में जो भी कार्य होते थे उनके बारे में जैसा बता देता था, पूरे विश्व के मुस्लिम उन्हीं पे चलते थे, समझ गए। इसीलिए उसकी मान्यता थी। जैसे मैंने, तुम नहीं थे उस दिन क्लास में, क्यों? जब मैंने खलीफा के बारे में बताया, इन सबको पता है, पूछो इनसे। बताया नहीं, मैंने बताया हिंदू धर्म में जैसे शंकराचार्य सबसे बड़ा पद है, बताया था नहीं बताया? ऐसे इस्लाम धर्म में खलीफा, ये क्या है? धर्म गुरु है, सबसे बड़ा धर्म गुरु है इस्लाम धर्म में खलीफा, समझ गए। हाँ, क्या लिखा? क्या लिखा? भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता था। अब देखो, ध्यान दो इधर। अब ये जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा तो ये बहुत ही काबिल था इल्तुतमिश, समझ गए। लाहौर जो था वो भारत के केंद्र में नहीं था। ये सबसे पहला कार्य क्या करेगा? ये राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करेगा, और दिल्ली भारत के केंद्र में था। इसने सोचा कि दिल्ली बीच में राजधानी ले आऊंगा तो मैं चारों तरफ से साम्राज्य पे आराम से शासन कर सकता हूँ। तो यानी कि 1211 ईस्वी में पहली बार राजधानी परिवर्तित होगी और इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? दिल्ली। यानी कि दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी अब क्या बन जाएगी? दिल्ली बन जाएगी। और कौन बनाएगा? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बदायूं को भी अपनी राजधानी बनाएगा। कैसे बनाएगा? बदायूं को भी। ठीक है, दो राजधानियां बना के इल्तुतमिश ने शासन किया था। मुख्य राजधानी क्या होगी? दिल्ली। यानी कि इल्तुतमिश के समय में बदायूं भी राजधानी रही थी दिल्ली सल्तनत की। इतना याद रखना, ठीक है। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो राजधानी परिवर्तन। हेडिंग डालो राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन।
डाल दिया। और लिखो 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में लाहौर से राजधानी को 1211 ईस्वी में लाहौर से राजधानी को इल्तुतमिश ने, इसमें साइन भी काफी बच्चों के लिए हुई हैं। लाहौर से राजधानी को बेटा किसके लिए हुई है? इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को इल्तुतमिश ने दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली स्थानांतरित किया, क्योंकि उस समय दिल्ली भारत के केंद्र में था, क्योंकि उस समय दिल्ली भारत के केंद्र में था। यहाँ से चारों ओर शासन करने में आसानी होती थी, यहाँ से चारों ओर शासन करने में आसानी होती थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डालो अगला हेडिंग, एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली। ये डालेंगे, देखो एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली, एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली, एकता प्रणाली। अब देखो ये क्या थी, देखो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा तो इल्तुतमिश क्या करेगा, नगद वेतन के बदले जो राज्य के सरकार मतलब जो साम्राज्य में अधिकारी कर्मचारी होंगे सेना में, उन सबको नगद वेतन के बदले एक भूमि का टुकड़ा देगा। क्या देगा? भूमि का टुकड़ा देगा। अब ये मत समझना छोटा सा है, बहुत सारी एक क्षेत्र की भूमि दे देगा, कह देगा उस क्षेत्र में जितने भी सिपाही अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनसे बोलेगा इसमें तुम किसानों से फसल करवाओ और इससे जो भी हुए उससे अपना वेतन लो और बचे तो वो राजस्व में जमा करो। यानी कि नगद वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा देना, ये क्या कहलाता है? एकता व्यवस्था कहलाता है। और एकता व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। कौन होगा? समझ आया एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली में क्या किया जाएगा, एक क्षेत्र की भूमि दे दी जाएगी, उसमें जितने भी सिपाही अधिकारी कर्मचारी सरकारी काम कर रहे होंगे और उनसे बोल दिया जाएगा तुम इसमें फसल उगाओ और जो अपना वेतन लो, बचे तो उसे राजस्व में जमा करो। मतलब नगद वेतन के बदले उसने क्या किया, भूमि का टुकड़ा देना प्रारंभ कर दिया और यही व्यवस्था क्या कहलाई? एकता व्यवस्था कहलाई। आया समझ? जी सर। तो लिखो, हेडिंग डाल दो एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली और लिखो डैश करके, बोले लिखो, ये प्रथा भारत में इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई। ये प्रथा भारत में इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई, इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें नगद वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले, नगद वेतन के बदले सैनिकों व अधिकारियों और कर्मचारियों को, नगद वेतन के बदले सैनिकों अधिकारियों और कर्मचारियों को, सैनिकों अधिकारियों और कर्मचारियों को, सैनिकों अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। अब देखो इल्तुतमिश ने अपने पूरे साम्राज्य को 40 एकताओं में विभाजित किया था। इसमें कितनी? 40 एकता बना दिए थे उसने अपने साम्राज्य को। कितने बना दिए थे? यानी उसने अपने साम्राज्य की भूमि को 40 बराबर भागों में बांट दिया था
और प्रत्येक एकता का एक प्रमुख बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रमुख, जो क्या कहलाता था? वली या नायब कहलाता था। क्या कहलाता था? वली या नायब कहलाता था। ठीक है, देखो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विभाजन, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विभाजन 40 एकताओं में किया था। 40 एकताओं में किया था। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विभाजन 40 एकताओं में किया था। 40 एकताओं में किया था। प्रत्येक एकता का प्रमुख वली या नायब या इक्तेदार कहलाता था। प्रत्येक एकता का प्रमुख 40 एकताओं में किया था। प्रत्येक एकता का प्रमुख वली, नायब या इक्तेदार कहलाता था। वली, नायब या इक्तेदार कहलाता था। इक्तेदार कहलाता था। लिख लिया? डालो अगला हेडिंग, चालीसा दल या तुर्कान के चहलगानी। तुर्कान